facing a lot of stress, anxiety, relationship issues, then this episode is just for you. Hello everyone, this is Arif Khan and today we are going to talk about signs that you need a therapy, red flags in a relationship, and how to set a boundary. In today's episode, we have our guest, Somul Aladin, a counseling psychologist with over 16 years of experience providing individual and family therapy, addressing social, behavior, educational issues in clients of all ages. What are the signs that we need a therapy? Yeah, if you've been facing a lot of relationship problems, you're feeling a lot of stress, anxiety, and just getting overwhelmed with what all is going on in your life, or maybe you've been very sad last few months, you've been crying a lot, having feelings of low self-confidence, not able to go out and meet people, having social anxiety, or in severe cases having suicidal thoughts. That is, and all these things have been going on over a period of few months or maybe 1 month also. Then you know that you need therapy, you need to go and seek therapy. So, but unfortunately, what I've been observing over the last few years is that anxiety and depression has become like a huge epidemic. बहुत बढ़ गया है, हर जगह हर इंसान को कुछ ना कुछ फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी हो रही है, लेकिन सबको एक क्विक सोल्यूशन चाहिए. तो लोग चाहते हैं कि थेरेपी में जाओ, इतना टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, और थेरेपिस्ट कैसे होगा, दैट थेरेपिस्ट माइट जज अस. लोगों को ये फीलिंग होती है, तो लोग चाहते हैं कि एक जल्दी से एक दवा खा लो, एक कोई ऐसी दवा हो जो बस खा लो और जल्दी से इंसान ठीक हो जाए. लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई क्विक सोल्यूशन है नहीं. तो जब तक आप थेरेपी में नहीं जाओगे और वो प्रॉब्लम को अंदर से नहीं समझोगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, या क्या चेंजेस आपको लाना ज़रूरी है, या कुछ पास्ट में हुआ हो जो आज तक आपको परेशान कर रहा है, वो सब हीलिंग होना ज़रूरी है, जो थेरेपी के माध्यम से ही हो सकती है. और कभी कभी थेरेपी और मेडिसिन दोनों की ज़रूरत होती है. अगर इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या सुसाइडल है, तब दोनों की ज़रूरत है. लेकिन सिर्फ दवाई लेने से आपके सिर्फ सिम्टम्स मेंटेन होंगे. कभी कभी ड्राउजीनेस भी फील होने लगता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अंदर से वो नहीं जाएगी. आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ में आप अपने लिए आप बेस्ट जज हैं कि आप क्या, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और कहाँ पे आप ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि जॉब में आपको पूरे कॉलीग से लड़ाई हो रही है, फॉर एग्जांपल, राइट. या तो घर में भी आपकी कुछ ना कुछ सबसे अनबन हो रही है, या आपको एकदम मोटिवेशन नहीं है ज़िंदगी में कुछ भी करने का, या एक पर्पस ज़िंदगी से जा रही है, राइट. या आप पूरे वक्त बस इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं. तो ये तो आपको पता है. तो अगर आपको ये दिख रही हैं कुछ चीज़ें कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर ये एक रीज़न है आपका थेरेपी में जाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ, इसके डीपर रीजंस क्या हैं कि मैं इस टाइप का बिहेवियर कर रहा हूँ और मैं वो कैसे चेंज कर सकता हूँ. तो थेरेपी में आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स दिए जाएंगे वो बिहेवियर बदलने के लिए, ताकि आप अपनी एक बेटर लाइफ लीड कर सकें. और जो आपका बेस्ट वर्जन है, आपको अपने से किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका बेस्ट वर्जन है आप वो लाइफ लीड करें. हाँ. ये आजकल इतना एंजाइटी लोगों को क्यों हो रहा है? तो आरिफ, द थिंग इज दैट these days we are living in a very competitive, stressful, toxic and consumerist and materialistic world, right? अब हमारी दुनिया ये हो गई है कि इंसान पूरे वक्त कुछ नया खरीदना चाह रहा है, या ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहा है, या और अचीवमेंट और सक्सेस, ये सब के पीछे सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं. लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली एंजाइटी बहुत क्रिएट करती हैं. और हैप्पीनेस के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो क्लियरली हमें बताता है दैट ये सब चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती है. एक्चुअली हमें खुशी सिर्फ अच्छी रिलेशनशिप्स से मिलती है, सिर्फ अचीवमेंट से, सिर्फ
पैसे कमाने से, वो भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, एंड वो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बिल्ड करता है। लेकिन सिर्फ ये सब चीज़ों में भागने से, जो आजकल हो गया है कंज्यूमरिस्ट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उससे बहुत ज़्यादा इंसान में एंजाइटी क्रिएट हो रही है। बिकॉज आप सोशल मीडिया पे किसी को देख रहे हो दैट ओ ये तो यूरोप गए हुए हैं, मैं तो यहीं बैठा हूँ हैदराबाद में, या आप किसी को देख रहे हो कि ओ मेरा फ्रेंड तो आईआईटी चला गया लेकिन मैंने तो सिर्फ बीकॉम किया। तो आप पूरे वक्त कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ किसी और की लाइफ से। एक्चुअली आप जो भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे किसी की ज़िंदगी के बारे में, वो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, वो पूरा पूरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सीइंग अ कपल holidaying in Europe, you are just seeing some happy pictures of theirs. You don't know, maybe they've been fighting for the last 5 days, they haven't spoken to each other, but they've taken nice pictures and posted on social media. So you don't know, right? बट वो छोटा सा वो देख के आप अपने में कंपेयर करते हो और आपको लगता है कि मैं कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और बाकी सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो एक तो इससे बहुत एंजाइटी क्रिएट हो रही है। एंड for small so first of all also that anxiety should not be seen as something bad, क्योंकि ये समझना चाहिए कि अगर हमको एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी हमसे कुछ कहना चाह रही है कि तुम कुछ अपने लाइफ में चेंजेस लाओ, तुम कुछ बदलो या कुछ अच्छा करो या कुछ नहीं करो, उससे तुम्हारी ज़िंदगी बेटर होगी। तो ये सोचो पहले बैठ के कि ये एंजाइटी मुझे क्या बोलना चाह रही है और मैं अपनी लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट? सो देयर कुड बी सम ग्रेट इनसाइट्स, देयर कुड बी सम बिग लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स because thanks to that anxiety which happened. If that anxiety never happened, if that depression never happened, you would continue to live a life where you don't push yourself to meet your potential. Right. Like if Yeah. if I'm not getting anxiety Yeah. before my exams, then Yeah. I'll not get prepared for my exams. Right. So some Right. little good anxiety is also there, right? But when the anxiety reaches a proportion where you're not able to do day-to-day activities, right? कि मतलब हार्ट बीट इतनी बढ़ जा रही है, किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, किसी का गट अफेक्टेड है, स्टमक इज अफेक्टेड, स्लीपलेसनेस हो रही है, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, या हैंड्स आर गेटिंग क्लैमी, ब्रेथलेसनेस हो रही है, यू नो, ये सब जब सिम्टम्स इतने बढ़ जाएं, then you definitely something is going wrong, right? And you need therapy for sure. And if it is just not tolerable, you're not able to step out of the house, you're not able to do anything, in that case you need medication also. So what are the tips to control anxiety? Yeah. So, and some of the tools for anxiety could be, one is that first understand that anxiety, basically your whole nervous system goes in a state of flight or fight, right? For example, if I see a lion approaching me, right? So I'm either going to get ready to fight the lion or I'm going to run away. Now, this being in constant flight or fight is going to create some feelings in my body, like increased heartbeat or breathlessness or perspiring, whatever, right? So first of all, we need to calm down our nervous system. वो हम कैसे करेंगे? डीप ब्रीदिंग से, right? Okay. जैसे कि आप नाक से सांस अंदर लें और सांस को होल्ड करें और फिर माउथ से अपने सांस को बाहर निकालें, right? So you inhale from your nose, you hold on to the breath for maybe count of 5, and then you make a loud sound of like a sigh, and you exhale from your mouth. So that is one thing which relaxes your nervous system immediately, right? So, but this should be practiced throughout the day. It's not like जब सिर्फ पैनिक अटैक हो रहा है तब आप एकदम से ये डीप ब्रीदिंग करने लगे. This should be practiced throughout the day ताकि आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड रहे, और जब वो एंजाइटी का कुछ फीलिंग आए भी तो वो इतनी सीवियर नहीं आए, right? Then there is a grounding technique which is 5 4 3 2 1, कि आप अपने थॉट से you shift to your senses, right? So senses क्या है? 5 things that you can see. First your eyes, right? So 5 things that you can see, 4 things that you can touch,
3 things that you can hear, 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. तो आपके 5 सेंसेस जो होते हैं, आप अपने 5 सेंसेस से जब टच में जाते हैं, तो थॉट्स जो एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स हैं, वो थॉट्स से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं. दैट इज अ माइंडफुलनेस टेक्निक, दैट यू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. Okay. Right? So that is another technique which will help you in reducing anxiety. And then spending time in nature, going for walks in nature, watching a beautiful sunset, just being outdoors, playing a sport, going and working out in the gym. All these things also help a lot in reducing anxiety, depression, because it releases some good hormones in your brain, which are called endorphins, happy hormones. उससे आपको बेटर लगता है. आजकल रिलेशनशिप्स इशू बहुत हो रहे हैं, तो Yeah. व्हाट आर द रेड फ्लैग्स हाँ. एंड लाइक हाउ टू फाइंड अ गुड पार्टनर बेसिकली. Okay. सो उसमें रेड हाँ. फ्लैग्स क्या है और ग्रीन फ्लैग्स क्या है, दोनों आप बता दीजिए. ओके, ठीक है. सो द थिंग इज ना आरिफ, कि सबसे पहले आजकल का डेटिंग कल्चर जो है, राइट, वो भी पहले हमें समझना चाहिए दैट एक वो हो गया है विच इज़ कॉल्ड रोमांटिक कंज्यूमरिज्म. राइट, what is romantic consumerism? That I'm with this person, but I feel I could get a better person, right? So if I continue to be with this person, then I'm missing out on a better person in life. तो रिलेशनशिप्स में रह के भी इंसान में एक फोमो क्रिएट हो रहा है कि मुझे कोई और अच्छा मिल सकता है, मुझे कोई और गुड लुकिंग या रिच या जो भी मिल सकता है, राइट? बिकॉज इतने ईजिली अवेलेबल हैं डेट्स ऑन डेटिंग एप्स, राइट? तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो रोमांटिक कंज्यूमरिज्म है, इट्स नॉट गुड, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बाय अ कार, वी आर नॉट गोइंग टू बाय iPhone or a phone, right? We are in a relationship with another human being, right? So सबसे पहले ये बात सही नहीं है, and that's one of the reasons that lot of problems are there these days. Yeah. Then the red flags in a relationship are, the first thing I'll say is that if a person is not being consistent, right? कि वो बोलते हैं मैं ये करूँगा लेकिन कभी भी करते नहीं हैं. It's all about words, it's not about actions, right? Or they remember you when they need something, but when you need something, they are never available for you. Yeah? These are definitely red flags. Then the obvious ones are if they are being manipulative in some way, if they are controlling you in some way, if they are being abusive, right? Verbally, physically abusive is like a complete no. You know that this person, this person is just not okay. I don't want to do anything with him or her who's abusive, right? Because they first of all need to work on their problems that they have before they enter a relationship. कि उनको उनमें कुछ तो प्रॉब्लम है कि वो किसी को अब्यूज कर रहे हैं वर्बली या फिजिकली, तो पहले वो अपने को समझें इससे पहले कि वो कोई रिलेशनशिप में आए, राइट? So those are some of the red flags, and basically what I always say to my clients is that love is a verb, right? Verb मतलब क्या है? Action word, right? So आप बोल रहे हैं किसी को I love you, तो आप कर क्या रहे हैं? What are the things that you're doing, right? So your action has to be seen, not just words are very simple to give anybody, and it's nothing to say anything to anyone like I love you or whatever. But how are you matching up with the actions, right? So I tell my clients, watch the actions, not just the words. Yeah. Right. So these are some of the things. A lot of jealousy and getting possessive about a partner is also a red flag or a green flag? Yeah, it is definitely a red flag, right? Because अगर आप अपने में secure हैं, तो आप पूरे वक्त जेलस क्यों होंगे? आप पूरे वक्त वो क्यों बोलेंगे कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे चेक करना है, या तुम किससे बात कर रहे हो या किससे मिलने जा रहे हो? अगर आप सिक्योर हो तो आप वो सब नहीं करोगे. तो अगर आपका पार्टनर ये कर रहा है तो आप उनसे ये बात करिए कि दिस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. एकदम से किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. वो भी एक प्रॉब्लम है आजकल के डेटिंग कल्चर में कि एक हाइपर इंडिविजुअलाइजेशन भी हो गया है, वेयर यू फील कि
कुछ भी अगर गलत है थोड़ा सा भी, तो आई डोंट नीड दिस पर्सन, मैं अकेले रह सकता हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, राइट? तो वो भी एक, हर चीज़ एक बैलेंस में ठीक होती है. ऑब्वियसली कुछ एब्यूजिव रिलेशनशिप है तो आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत जेलस रह रहा है, थोड़ा बहुत पॉजेसिव रह रहा है, तो बात करिए और उनको चांस दीजिए थोड़ा चेंज होने को. अब वो कई महीनों के बाद भी अगर वही बिहेवियर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर ऑब्वियसली कुछ गलत है. एंड Right. it's not working out. Probably that person is not working on himself or herself. So yeah. Yeah. Like checking mobile phones of each other is a red flag or a green flag? It is a red flag. If you trust somebody, then why do you need to check their mobile phones? Right. Yeah. So it is definitely a red flag. How to establish boundaries without feeling guilty? Yeah. So establishing boundaries, first of all, understand that people who are low in assertiveness, right? And people who have people pleasing tendencies, yeah? कि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, या वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई उनको कुछ बुरा समझे, वो चाहते हैं कि सब लोग उनको पसंद करें, राइट? वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है कि सब लोग मुझे पसंद करें. उन लोगों को बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने में और मुश्किल होती है. So first of all, understand this. Yeah. Then moving on to how to establish better boundaries. First of all, you decide what boundaries I want to set. Right? For example, I can only give 2 hours per week for this thing to somebody, or I can only give half an hour per week for this conversation. जो भी है आपके दिमाग में, पहले आप वो बाउंड्रीज डिसाइड करिए. yeah? उसके बाद आप उसको एक्सप्रेस करिए, और जब एक्सप्रेस करिएगा तो आपको कुछ ना कुछ नर्वसनेस आपके बॉडी में फील होगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है बाउंड्रीज सेट करने की, राइट? तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपके स्टमक में आपको कुछ क्वीजी फील होगा कि मैं कैसे बोलूँ ये, वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, वो मुझसे बात करना बंद कर देंगे, ये सब थॉट्स आएंगे. लेकिन फिर भी आप अपने को रिमाइंड करिए कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है अगर मैं नहीं बोलूँगा. इफ़ आई डोंट से नो, माई टाइम इज़ गोइंग, माई एनर्जी इज़ गोइंग, माई रिसोर्सेज आर गोइंग, और जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है करना, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ में हाँ मैं कर दूंगा बोल के मैं उसी में फंसा हुआ हूँ, राइट? तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस, यू express, even if you're feeling uneasy, even if you're feeling nervous, you remind yourself why it is important for you and you express it. And then after you express it, in future also you have to continue to practice. Any new behavior you have to practice. So you remember to remind yourself that I have to say no when I can't do it. I can't push myself to a point where I am exhausted because I am trying to keep everybody happy. My happiness, my needs, my wants are also important. It's not just about my family or about my colleagues or about my boss. It's not just about keeping those people happy. It's about keeping myself happy also, right? Because if I'm happy, I can do something for others. If I'm unhappy, then I can never, help anybody else, right? Yeah. How to say no without hurting someone else? ये तो हर्ट तो वो पर्सन हो सकता है ना, राइट? लेकिन आपको ये समझना है दैट इज इट ओनली अबाउट द अदर पर्सन और व्हाट अबाउट यू? इन द लॉन्ग रन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू इफ यू कीप सेइंग yes to everybody, right? And if you don't set boundaries. So I'm not saying that you set boundaries in a rude manner, in an angry manner, right? Yeah. You can be polite, you can be assertive, you can express your emotion related to that boundary that you are setting, right? So you can start with saying like, I wish you could come on time, right? That is like talking in an assertive manner. Instead of saying you are always late, you say it like, start the sentence with the I and you say, I wish you could come on time because it makes me feel really like I'm not important when you always come late. Right? So you're expressing your emotion and you're expressing what you want from the person. So you could use assertive communication to
form a boundary. But there's all possibility that the person could be hurt. But you are not responsible for the entire world's emotions. Yeah. But yeah, be kind, be polite, be all of that. But you can't help it if somebody is still going to be hurt. Right? Yeah. What is imposter syndrome? So, see, imposter syndrome basically people who feel that they are a fraud, or they don't deserve the success, they don't deserve the achievement that has happened in their life, has happened only because of luck or has happened only because of chance. Yeah, they start having a feeling that I'm an imposter here, I really don't deserve this, I really don't belong here. उनको वो फीलिंग आने लगती है. तो वो फीलिंग क्यों आती है ये समझना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शायद ऐसे हुए हों. ईदर देयर वाज अ लॉट ऑफ एकेडमिक प्रेशर एंड वो लोग जब छोटे थे उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, और समथिंग दैट दे वर फीलिंग that they were not worthy of, which has made them feel today that they are not worthy of all the success which they are getting, right? Or their parents didn't give them enough uh, affirmation of their worth, that they feel today that they are not worthy of this success. Yeah. So some experiences that have happened in childhood mostly, due to which today they are having this imposter syndrome. But it can be worked upon, and the first thing is that you need to let go of comparing yourself to anybody, because everybody is on their own journey. Each of us is unique in our own way. So even if somebody is somewhere else in the ladder of so-called ladder of success and you are on some other level, that's completely okay. You don't have to compare yourself with others. That's the first thing. The second thing is that don't always be a perfectionist. Say kind things to yourself. Look at your achievements, look at your journey, look at all the obstacles कि कितनी मुश्किलें आई जिंदगी में, and फिर भी आप कहाँ तक पहुँच गए, right? Like I have a client who has, I mean, his story is amazing, क्योंकि वो इतने गरीबी से उसने इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई करी, लोन लेके आज वो अमेरिका में है और इतना अच्छा कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी में, पैसे कमा रहा है और जो भी है, मतलब हैप्पी है वहाँ पे, सक्सेसफुल है. लेकिन उसको पूरे वक्त ये लगता है कि ये तो ऐसे ही हो गया. एक्चुअली कोई भी अगर उसकी ज़िंदगी देखे तो बोले वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कितना हार्ड वर्क तुमने किया है. लेकिन वो जब अपने को देखता है उसको लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसे बाय चांस हो गया, ये बाय फ्लूक हो गया, राइट. बिकॉज उसको उसके चाइल्डहुड में उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, या पेरेंट्स या टीचर्स ने कभी उसके सेल्फ वर्थ को हेल्प नहीं करा ग्रो होने में, राइट. जिसकी वजह से आज उसको ये इम्पोस्टर के सिंड्रोम है, की फीलिंग्स हैं. यूजुअली लाइक नाउअडेज लड़कों को उनके फादर से नहीं बनती, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? हाँ, लड़कों को उनके फादर से ही नहीं, मतलब ये बेटे बेटियां किसी का भी वो चल रहा है अपने पेरेंट्स से. आजकल बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, राइट. तो ये क्यों हो रहे हैं, पहले ये बात समझी जाए दैट जो हमारे कंट्री का सोशल फैब्रिक है, राइट, वो बदलता जा रहा है. हमारे कंट्री में ज़्यादा वेस्टर्न वैल्यूज़ आते जा रहे हैं, राइट. ज़्यादा वेस्टर्न तरीके हम लोग अपने ज़िंदगी में लाने लगे हैं. लेकिन वो जो हमारे इंडियन वैल्यूज़ हैं उससे क्लैश हो रहे हैं, राइट. उसके वजह से तो पेरेंट्स चाहते हैं हम वो वैल्यूज़ फॉलो करें, हम कुछ अपने न्यू तरीके ला रहे हैं, उसमें और क्लैशेस हो रहे हैं, राइट. लेकिन जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 25-30 साल का आता है और आपके पास कुछ पुरानी बातें लेके आता है चाइल्डहुड की जैसे, या कुछ भी और टीनेज में कुछ हुआ हो जो उनको बॉदर कर रहा हो आज तक, तो डोंट गेट डिफेंसिव एंड डोंट से that was the only thing I could do because you were badly behaved, or don't say that what else do you expect from me, I gave you food, shelter, education,
Now, why are you coming with these problems? Don't say these things. Heal the relationship by talking to your child, by talking to that 25, 30, 35-year-old and अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है वो इंसिडेंट्स तो पास्ट में हो गए, वो तो हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज अगर मैं अपने बच्चे की बात सुन लूँ तो शायद उसको वो एक हीलिंग एक्सपीरियंस हो कि ठीक है मैं बात सुन लूँ, उससे एम्पथाइज करूँ, मैं बोलूँ ठीक है ये गलती हुई है मुझसे, मैं अपोलोजाइज भी कर लूँ और फिर आगे अब हम अपनी रिलेशनशिप कैसे अच्छी कर सकते हैं, राइट? कि मूविंग ऑन फ्रॉम नाउ अब मैं क्या कर सकती हूँ एज अ मदर और अ फादर जिससे कि मेरा बच्चा जो अब उतना छोटा नहीं है लेकिन फिर भी अभी भी उसको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है और एक अच्छे रिलेशनशिप की हम दोनों को ज़रूरत है, माँ को भी, बच्चे को भी, फादर को भी, बेटे बेटी को भी। तो वो अच्छी रिलेशनशिप हम अब कैसे अपने बीच में ला सकते हैं, राइट? तो उसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी आजकल के चेंजेस से भी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आजकल के बच्चे जो हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, अपनी आइडेंटिटी होना अच्छी बात है, राइट? और वो लोग हर बात को सोच के कर रहे हैं। जैसे पहले के जो जनरेशन्स थे वो लोग एक एज तक वो लोग ने शादी कर ली, फिर एक एज तक बच्चे कर लिए, लेकिन अब आज की जो जनरेशन है वो हर चीज़ को क्वेश्चन कर रही है कि अच्छा मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, भी है तो कौन सी एज में करनी है, बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं, वो ये सब सोच समझ के कर रहे हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये अपने आप अपना दिमाग लगा के वो लोग जो उनको ठीक लग रहा है वो लोग कर रहे हैं, जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। So that's it for this episode, guys. Hope you all liked this episode. If you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you guys in the next episode.